दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है और कहानी का नाम है क्या मैं बोझ हूँ। मेरा तो इस बात की ओर ध्यान ही नहीं गया। तेरा कहने का मतलब क्या है? कहीं लतिका लड़के से ऐसी कोई बात तो नहीं कहती जो उसे नापसंद हो। लतिका ऐसा कुछ क्यों कहेगी? उसके साथ सलाह मशवरा करने के बाद, शादी के लिए उसकी हाँ होने के बाद, लड़के का पूरा बायोडाटा उसे बताने के बाद, लड़के के बारे में पूरी छानबीन करके ही लड़के वालों को लड़की देखने हेतु बुलाती हूँ। हर लड़के के लिए मैंने पहले लतिका की राय जानी है, फिर वो ऐसी बातें क्यों करेगी जिससे लड़का उसे ना कहे। दीदी, फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में तुम्हें एक बार लतिका से बात करनी चाहिए। इतने में लतिका सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। मम्मी और मौसी जी, लीजिए नाश्ता कीजिए। मैं एकदम से बोल पड़ी, नाश्ता बाद में करेंगे। पहले ये बता कि जब तू लड़के से अकेले में मिलती है तो उसे ऐसा क्या कह देती है कि तुझसे मिलने के बाद उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। तुझे आज तक जितने भी लड़के देखने आए, सभी के चेहरे से लगता है कि तू उन्हें पसंद है, लेकिन बाद में वे कहते हैं कि घर जाकर जवाब देंगे और उनका जवाब ना होता है। कितनी मुश्किल से अपने अरमानों का गला घोंटकर तुम दोनों भाई बहनों को मैंने अकेली ने पाला। समाज के कितने ताने सहे। पवन को तो ज़िंदगी भर मुझे संभालना ही है। कम से कम तेरा बोझ तो सर से उतरे, मुझे थोड़ी सी तो शांति मिले। लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। थक गई हूँ मैं बोझ उठाते उठाते। मैं बुरी तरह फट पड़ी। मम्मी, मैं आपके उसी बोझ को तो कम करने की बात करती हूँ सबसे। लतिका धीरे से बुदबुदाई। क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है कि आपने हम दोनों भाई बहनों को लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। पापा गए तब आपकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन आपने हमारी वजह से ऐसा नहीं किया। हमारी खुशी के लिए आपने अपनी हर खुशी को नज़रअंदाज किया। माना कि अभी आप तंदुरुस्त हैं, लेकिन आपकी भी तो उम्र हो रही है। धीरे धीरे आपको भी थकान आएगी। मैं ससुराल चली जाऊंगी तो पवन की देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं लड़के से कहती हूँ कि मैं उनके परिवार के हर सदस्य का तन मन धन से पूरा ख्याल रखूँगी। सास ससुर जी की भी दिलो जान से सेवा करूँगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब तक मेरी मम्मी तंदुरुस्त है, उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, तब मम्मी और पवन दोनों हमारे साथ रहेंगे। ओह माय गॉड, इतना कुछ कह डाला मैंने उसे। बोझ तक कह डाला। जो लड़की इतना दूर का सोचती है, जो अपनी मम्मी और भाई दोनों का बोझ उठाने तैयार है, लाखों में कमा रही है, उस प्यारी सी बिटिया को मैंने बोझ कहा। मुझे अपने आप से ग्लानि होने लगी। लेकिन मेरी भी क्या गलती? बचपन से यही सुनती आई हूँ कि लड़कियाँ बोझ होती है। अतः मेरे दिमाग में भी यही बात घर कर गई कि बेटियां बोझ होती है। इसलिए अनजाने में यही शब्द इतनी होनहार बेटी के लिए मुंह से निकल गया। लेकिन बेटा, कोई भी लड़का तेरी इस अनोखी शर्त को कैसे मानेगा? किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो पत्नी के साथ साथ उसके भाई और मम्मी की भी जिम्मेदारी उठाने तैयार हो। तेरी ऐसी शर्त से तो तेरी शादी ही नहीं हो पाएगी। क्यों कही तूने लड़कों से ऐसी शर्त? मुझे कुछ नहीं होगा बेटे। मुझे पता है, मैं अपने खान पान का, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। व्यायाम आदि भी बराबर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं तंदुरुस्त रहूँगी तो ही अपने बच्चों का ख्याल रख पाऊँगी। मैं सब मैनेज कर लूँगी बेटे। तू अभी फ़ोन करके लड़के को बोल दे कि तू अपनी शर्त वापस ले रही है। इतना कहते कहते मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोने लगी। अनीता और लतिका दोनों की आंखों में से आंसू आ गए। मम्मी, कोई ना कोई तो होगा जो मेरी भावनाओं को समझकर, मेरी शर्त को मानकर शादी के लिए हाँ कहेगा। वैसे भी शादी करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जैसे अभी तक कमा खा रहे हैं, वैसे आगे भी जी लेंगे। बचपन से पाला है हमने पवन को, उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं सोचती रह गई कि आखिर दुनिया बेटियों को बोझ क्यों कहती है। आज बेटियां भी इतनी सशक्त है कि वे हर तरह का बोझ उठा सकती है।